A pregnant female presented in the second trimester. She has a second 2 years old child. What of the following is the recommended dose of the tetanus for the pregnant female? तो यहाँ पे देखिए डोज ऑफ टेटानस प्रेग्नेंट फीमेल में कितना होता है। तो देखिए एक प्रीमी प्रेग्नेंट वुमेन रहेगा तो ये 2 डोज टीडी देंगे, 2 डोज टीडी देंगे 4 to 6 वीक के डिफरेंस में जैसे कि 16 वीक में फर्स्ट डोज दिए तो 20 वीक्स में सेकेंड डोज देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीमी नहीं है क्योंकि 2 इयर्स का चाइल्ड है उसको, तो प्रीमी नहीं है। तो इफ डिलीवरी हिस्ट्री विथ इन 3 ईयर का रहेगा तो विथ इन 3 ईयर का रहेगा तो टीडी बूस्टर डोज देंगे, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? सी। और अब 50 years old female presented with a cervical cancer stage 1p. What is the management of this case? तो यहाँ पर देखिए सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन सा? 16 और 18। 16 इज मोर कॉमन देन द 18, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या हुआ? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो देखिए सर्वाइकल कैंसर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो सर्वाइकल कैंसर मैनेजमेंट के लिए देखिए स्टेज 1 से लेके 2A तक हम क्या करेंगे? सर्जिकल हिस्टेक्टोमी और 1 से लेके 2A तक ये क्या है? रेडियो रेसिस्टेंट ट्यूमर है, रेडियो रेसिस्टेंट। तो इसमें हम रेडियोथेरापी और केमोथेरापी नहीं करेंगे। और 2A से ज़्यादा, मोर देन 2A से ज़्यादा स्टेज रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे? केमोथेरापी और रेडियोथेरापी। तो देखिए 1B क्या है? रेडियो रेसिस्टेंट है, और रेडियो रेसिस्टेंट से उसमें क्या सर्जरी करेंगे? तो कौन सा? हिस्टेक्टोमी। और जो हिस्टेक्टोमी से कौन सा हिस्टेक्टोमी करेंगे? रेडिकल हिस्टेक्टोमी। यहाँ पे देखिए अब हिस्टेक्टोमी का टाइप सब क्या क्या होता है? टाइप 1 मीन्स क्या हो गया? सिंपल हिस्टेक्टोमी। टाइप 2 मीन्स कौन सा हिस्टेक्टोमी हो गया? मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टोमी। टाइप 3 मीन्स क्या हो गया? रेडिकल हिस्टेक्टोमी। और टाइप 4 में एक्सटेंडेड रेडिकल हिस्टेक्टोमी। तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कौन सा कर रहा है? रेडिकल हिस्टेक्टोमी कौन से टाइप्स का है? टाइप 3। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। LH सर्ज इज ड्यू टू क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक बाय स्ट्रैडल। LH सर्ज क्यों होता है? ड्यू टू द पॉजिटिव फीडबैक बाय स्ट्रैडायोल। और देखिए एलियट सर्ज हुआ, एलियट सर्ज।
और एलियट सर्ज के आफ्टर 36 आवर के बाद, आफ्टर 36 आवर के बाद ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होता है। और एलियट पीक, एलियट पीक आफ्टर आफ्टर 10 to 12 आवर के बाद ओवुलेशन होता है। और साइकिल टोटल कितने डेज का होता है? नॉर्मली 28 डेज। तो इसमें फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ होता है। फर्स्ट हाफ को क्या क्या बोलते हैं? फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज। और सेकेंड हाफ को क्या बोलता है? ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। देखिए फोलिकुलर फेज ग्रोइंग, और फोलिकुलर फेज में क्या सिक्रीशन होता है? इस्ट्रोजेन, इस्ट्रोजेन। और इस्ट्रोजन सिक्रीशन कहाँ से होता है? इस्ट्रोजन सिक्रीशन बाय द ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल। और ल्यूटियल फेज में भी प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होता है। और ल्यूटियल फेज में जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम। और एलएच सर्ज क्यों होता है? पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक मैकेनिज्म बाय द एस्ट्राडायोल। आंसर यहाँ पे सी। और देखिए ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम एक्टिविटी कितने दिन में होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का मैक्सिमम एक्टिविटी, मैक्सिमम एक्टिविटी डे 21 में, डे 21 से लेके डे 22 तक में। और 7 to 8 डेज आफ्टर ओवुलेशन, 7 to 8 डेज आफ्टर ओवुलेशन। A lady present with the blood pressure 160/90 and 34 week of gestation, what is the next management? देखिए यहाँ पे जो 146/90 mmHg है और 34 वीक ऑफ गैस्टेशन है, तो ये क्या है? गैस्टेशनल हाइपरटेंशन। और गैस्टेशनल हाइपरटेंशन में एडिंग प्रोटीनिरिया हो जाएगा, तो ये क्या होगा? प्री इक्लैम्सिया, प्री इक्लैम्सिया। और प्री इक्लैम्सिया में कन्वल्सन एड हो जाएगा। इस पेशेंट को कन्वल्सन होगा तो क्या हो जाएगा? इक्लैम्सिया। और प्रोटीनिरिया चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? यूरिन डिपिस्टिक टेस्ट करेंगे। तो आंसर डी। A patient come with the complaint of the dysmenorrhea and dyspareunia. स्पेकुलम एग्जामिनेशन में क्या दिखाया था? रिवेलिस ब्लूइश पाउडर बॉर्न लीजन ऑन द सर्विक्स में, और नोडुलरिटी फेल्ट ऑन द बायमैनुअल एग्जामिनेशन इन द पॉच ऑफ डगलस। व्हाट इज द पॉसिबल डायग्नोसिस? देखिए सबसे मेन क्लू क्या है? यहाँ पे पाउडर बर्न लीजन है। तो पाउडर बर्न लीजन है, ये किस में दिखाई देता है? इंडोमेट्रोसिस में। तो आंसर क्या हो गया इंडोमेट्रोसिस का? इंडोमेट्रोसिस हो गया। तो अब देखिए इंडोमेट्रोसिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होता है? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हो गया इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है? इरेगुलर, इरेगुलर एसाइक्लिकल ब्लीडिंग, एक साइक्लिकल ब्लीडिंग। और इंडोमेट्रोसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है? स्टेजिंग। अब मोस्ट कॉमन इंडोमेट्रियल कैंसर कौन सा है? मोस्ट कॉमन इंडोमेट्रियल कैंसर कौन सा है? एडिनोकार्सिनोमा।
और इंडोमेट्रियल कैंसर का 100% सेंसिटिविटी टेस्ट कौन सा करता है? 100% सेंसिटिविटी टेस्ट हिस्ट्रोपिक बायोप्सी, हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी। और इंडोमेट्रियल कैंसर का इंडोमेट्रियम मोर देन 4 mm हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम मोर देन 4 mm थिकनेस, इंडोमेट्रियम थिकनेस मोर देन 4 mm हो जाएगा तो सजेस्टिव ऑफ द इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो यहाँ पे आंसर ए। A preemie gravida gives birth to the male without any complication of the mother or neonate. After long, how many hours should start the breastfeeding? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो विथिन 1 hour में हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। आंसर बी। A son laparoscopic procedure is done which of the condition? तो यहाँ पे देखिए ये कौन कौन सा ऑपरेशन कर रहा है? लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग सर्जरी। और लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग सर्जरी किसके लिए करता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए। आंसर ए। फ्रैक्चरिंग क्लैविकल टू फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्चरिंग क्लैविकल फैसिलिटेटेड डिलीवरी बेबी बोला है तो क्लैविकल फ्रैक्चर कौन से बेबी में करेंगे? डेड बेबी में करेंगे, डेड बेबी या और डेड बेबी में करेंगे। और देखो ये तीनों हैं, ये तीनों डेड बेबी में ये प्रोसीड्यूर नहीं किया जाता है। डेड बेबी में कौन सा प्रोसीड्यूर किया जाता है क्लैविकल फ्रैक्चर करने के लिए? वन और दोनों में से कोई, क्लीडोटोमी। तो आंसर डी। हाफ लाइफ ऑफ द कॉपर T38A, हाफ लाइफ ऑफ T38 का 10 ईयर्स होता है, वही पे 375 का 5 ईयर्स होता है। तो आंसर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन साइट इक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या होता है? ट्यूब होता है। और ट्यूब में भी मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है? एम्पुला, एम्पुला। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या होता है? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पेन followed by the vaginal bleeding, vaginal bleeding। और साइन सब क्या क्या होता है? साइन शॉक हो गया, हेमोपेरिटेनियम जिसको कूलेन साइन बोलते हैं, कूलेन साइन किस में प्रेजेंट रहता है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी में। उसके बाद टर्नर साइन किस में प्रेजेंट रहता है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे हम देखिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होता है। सबसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने से पहले हम नॉर्मल फिजियोलॉजी जानते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है? सिंक्टोट्रोपोब्लास्ट होता है, सिंक्टियोट्रोपोब्लास्ट। और सिंक्टियोट्रोपोब्लास्ट क्या कर प्रोड्यूस करता है? एचसीजी प्रोड्यूस करता है, एचसीजी प्रोड्यूस करता है। एचसीजी प्रोड्यूस कर रहा है तो कहाँ पे एक्ट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड कॉर्पस ल्यूटियम में एक्ट करता है तो क्या देता है? गिव अ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है? मेंटेन द प्रेगनेंसी, मेंटेन प्रेगनेंसी एंड इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और प्रेगनेंसी को
मेंटेन करता है। देखिए अब इक्टोपिक प्रेगनेंसी कब होता है? इक्टोपिक प्रेगनेंसी में ट्यूब में बेबी बिग होता है, बेबी बड़ा होता है तब बेबी बिग, और बेबी बिग इन ट्यूब, ट्यूब में बेबी बड़ा होता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ट्यूब में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वास्कुलर इनसफिशिएंसी। कहाँ पे? ट्यूब में, वास्कुलर इनसफिशिएंसी इन ट्यूब। और वास्कुलर इनसफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम होगा ट्यूब में, और जब ब्लड नहीं पूगेगा तो क्या होगा, एम्ब्रायो डाई हो जाएगा, एम्ब्रायो डाई। और एम्ब्रायो डाई हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे HCG प्रोड्यूस हो रहा था तो यहाँ पे HCG डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे था, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डाई हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम भी डाई हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम डाई हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन भी डिक्रीज होगा। और ये तीनों होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इंडोमेट्रियम का मेंटेन कर रहा था प्रोजेस्टेरोन, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंडोमेट्रियम सीडिंग हो जाएगा, इंडोमेट्रियम, उसको ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं, इंडोमेट्रियम सीडिंग हो जाएगा। और इंडोमेट्रियम सीडिंग हो जाएगा तो क्या होगा, स्पोर्ट ब्लड सब निकलेगा, तो स्पोर्टिंग ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम वेजाइना, इसी को हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और देखिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी में एम्पुला यूजुअली कितने वीक में रप्चर हो जाता है, 6 to 8 वीक में एम्पुला रप्चर हो जाता है। और देखिए वहाँ पे हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी के कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, बीटा HCG टेस्ट करेंगे, बीटा HCG। और देखिए बीटा HCG का टेस्ट, बीटा HCG का टेस्ट हम दो चीज़ में, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करेंगे, लेकिन हम प्रीफर कौन सा करते हैं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो 1 वीक प्रायर का रिजल्ट दिखाता है, इसलिए। देखिए ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी में बीटा HCG कितना होना चाहिए, लेस देन, देखिए बीटा HCG का टेस्ट करेंगे, इफ बीटा HCG का वैल्यू नॉर्मल से 2 गुना हो जाएगा विथ इन 24 आवर में, तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी हो गया, नॉर्मल प्रेगनेंसी। इफ बीटा HCG का वैल्यू नॉर्मल से 2 गुना हो जाएगा विथ इन 1 वीक, विथ इन 1 वीक में, तो ये क्या होगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आंसर कौन सा हुआ यहाँ पे, एम्पुला।